नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिट टीओ पर, जहां बनते हैं स्ट्रॉन्ग स्किल और स्ट्रॉन्ग बॉडी। आज के इस वीडियो में आईटी इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के लिए लेके आए हैं ट्रांसफार्मर टॉपिक के टॉप 25 क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में बार बार एग्ज़ाम में आए हैं। अगर आप एग्ज़ाम या वाइवा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब होने का कारण क्या है? ट्रांसफार्मर ख़राब होने का सबसे बड़ा मेन कारण है ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी का जाना। इस नमी को रोकने के लिए हम ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में सिलिका जेल लगाते हैं। तो ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही हो जाएगा, नमी के कारण। अगला प्रश्न, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएंगी। ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, जो हमारा सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, यह करंट मेज़र करने के लिए हम सब स्टेशन पर यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, ये हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। अब जहाँ पे हाई करंट है, यहाँ पे क्या होगा? लो वोल्ट होगा। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। लो करंट है, लो वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई वोल्टेज होगा। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में जब हम सप्लाई देते हैं तो वो मैग्नेटाइज होती है, फिर वह एक म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाती है और सेकेंडरी कॉइल को मैग्नेटाइज करती है। फिर इसमें जब इसका सर्किट कंप्लीट होता है तो इसके अंदर क्या बहने लगती है? करंट बहने लगती है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने इस सर्किट को ओपन कर दिया, तब क्या होगा? इसके अंदर करंट बहेंगी क्या? नहीं बहेंगी। मतलब हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें करंट बहेंगी क्या? नहीं बहेंगी। यहाँ पे करंट बहना बंद होगी। अब यदि करंट नहीं बहेंगी, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, तब इस सिचुएशन में क्या होगा? इसके अंदर जो बनने वाला मैग्नेट है, जो पहले बन रहा था, वह अब नहीं बनेगा। अब इस सिचुएशन में जो मैग्नेट बन रहा था, वह मेन मैग्नेट जो बन रही थी हमारी, इस फ्रेम के द्वारा जो हमारे पास आ रही थी, इस कोर के द्वारा जो हमारे पास मैग्नेट बन गया, उसका वह अपोज नहीं करेगा। अपोज नहीं करेगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो भी सिस्टम में जो भी मैग्नेटाइजेशन है, वह केवल और केवल प्राइमरी से होगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग सैचुरेटेड हो जाएंगी। और सैचुरेटेड जैसे ही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है, तो उसका जो इंसुलेशन है, हाई वोल्टेज के कारण इंसुलेशन बर्न हो जाएगा। इंसुलेशन बर्न होने के साथ ही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर में कभी भी उसे सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट किस हानि का मूल्यांकन करता है? तो हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है शॉर्ट। ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वह कोर के लिए होता है, जिसमें हम ईडी करंट और हिस्टेरिसिस को पता करते हैं। और शॉर्ट सर्किट में हम क्या पता करते हैं? कॉपर। हमसे पूछा है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट में हमें ईडी करंट और हिस्टेरिसिस, जो कि दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे कोर लॉस को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ब्रीदर में सिलिका जेल को भरा जाता है नमी रोकने के लिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि सिलिका जेल का कलर क्या होता है? तो सिलिका जेल का कलर होता है ब्लू। और जब यह नमी को सोख लेता है तो यह पिंक कलर, या हम अगर हिंदी में लिखा हो तो ये मटमैला कलर, मटमैला कलर या पिंक कलर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो टेप चेंजिंग की जाती है वह सेकेंडरी वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए की जाती है। ऑप्शन क्रमांक 3 सही हो जाएगा हमारा। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का परीक्षण कैसे किया जाता है? दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, ओपन और एक होता है शॉर्ट। शॉर्ट में हम कॉपर लॉस फाइंड करते हैं और ओपन में हम आयरन लॉस फाइंड करते हैं। आयरन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है ईडी और दूसरा होता है हमारा हिस्टेरिसिस, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न, दो ट्रांसफार्मरों को समानांतर में जोड़ने की कौन सी शर्त आवश्यक है? क्या उनकी समान क्षमता होनी चाहिए? क्या ज़रूरी नहीं है? क्या समान प्रकार होना चाहिए? क्या ज़रूरी नहीं है? क्या समान शीतल होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। समान ध्रुवता यानी कि उनकी पोलैरिटी समान होनी चाहिए। ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा सही हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या ब्रूस का किया जाता है? क्या नहीं, टेप चेंजर का। ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को कम किया जा सके। आयरन लॉस दो प्रकार का होता है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि मेन कौन सा, किस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है? तो मेन हमारा होता है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त प्राथमिक कुंडली का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो जो हमारी प्राइमरी कुंडली होती है वह केवल ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करती है, करंट बढ़ाने का नहीं, वोल्टेज घटाने का नहीं, शक्ति नहीं। तो ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर एक ही कुंडली से कार्य करता है? सभी को पता है कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही हो जाएगा। कोर लॉस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दो प्रकार के लॉस होते हैं, आयरन लॉस और एक होता है हमारा कॉपर लॉस। आयरन लॉस को ही हम कोर लॉस भी कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन क्रमांक 3 आयरन लॉस। ईडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो ईडी करंट को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन क्रमांक 3 सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त टर्म केवीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है दोस्तों वो केवीए में ली जाती है। के किलो, वी वोल्ट, ए एम्पियर। पहला हमारा सही हो जाएगा। ताम्र हानि किस पर निर्भर करता है? या कॉपर लॉस किस पे डिपेंड होती है? तो कॉपर लॉस हमारी करंट पे डिपेंड होती है, I/R। ऑप्शन क्रमांक ए सही हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वह सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी वाला एक मशीन होती है। ऐसी ट्रांसफार्मर की सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है। जनरली उसकी इफ़िशियंसी हम 95 से 97, 98 तक के हम मानते हैं। लेकिन एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं तो इसकी इफ़िशियंसी 100% यानी कि 0% लॉस। इसकी इफ़िशियंसी इतनी ज़्यादा क्यों होती? क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग भाग नहीं होता। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग भाग नहीं होता। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होगी? 100%। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर को जनरली हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टेप अप और डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टेज में परिवर्तन, ऑप्शन क्रमांक 2। पावर ट्रांसफार्मर कहाँ उपयोग किया जाता है? नाम में ही है पावर। तो जब हम बिजली बना लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन से, जैसे कि अब पावर प्लांट से हमने बिजली बना ली। अब बिजली बनाने के लिए हमें उपभोक्ता के पास भेजना है, यानी कि कंज्यूमर के पास भेजना है। अब इतनी दूर भेजना है मान लीजिए, तो बिजली बनती काफ़ी दूर है। तो यहाँ से इसे भेजने के लिए हम क्या करेंगे? पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा ट्रांसमिट करेंगे और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा कंज्यूमर को देंगे। तो पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन पे।
उत्पादन स्टेशन पे, द जनरेशन स्टेशन। ऑप्शन क्रमांक 2 सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आमतौर पर कितने समय तक लोड पर रहता है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वह कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लाई देता है, तो यह 24 घंटे लोड पर रहता है। और एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसकी जो इफ़िशियंसी आती है वो हम मैक्सिमम होती है हाफ लोड पे। इसे डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि यह हाफ लोड पे होगा तभी अपनी मैक्सिमम इफ़िशियंसी देगा। और जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वह अपनी मैक्सिमम इफ़िशियंसी अपने फुल लोड पे देता है। ये आप थोड़ा याद रखिएगा। लेमिनेशन का उद्देश्य क्या है? लेमिनेशन का उद्देश्य ये होता है कि ईडी करंट को कम से कम किया जा सके। ऑप्शन क्रमांक, हाँ, तो ईडी करंट किससे रिलेटेड होती है? हमारी आयरन लॉस से। तो इसमें ऑप्शन है हमारा आयरन लॉस को कम करना। तो ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के लिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी नहीं होगा तो जो हमारा फ्लक्स है उसमें चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेट जनरेट नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग मैग्नेट जनरेट नहीं होगा तो दो कॉइलों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट नहीं हो पाएगा। और प्राइमरी वाइंडिंग में यदि हम डीसी सप्लाई दे देते हैं तो वह जल जाएंगी। इसलिए डीसी देने पे क्या होगा? कोई फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन क्रमांक 3 सही हो जाए। टर्न रेशो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों टर्न रेशो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेशो को दर्शाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स है उसके अनुपात में हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं। N1 रेशो N2। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कौन सी हानि ट्रांसफार्मर में निरंतर बनी रहती है? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो हमारी आयरन लॉस होती है वह हमेशा बनी रहती है, जबकि जो कॉपर लॉस है वह लोड कनेक्ट होने पे आती है। क्योंकि कॉपर लॉस होने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग में आई का फ्लो होना ज़रूरी है, और आई कब फ्लो होगा? जब उसमें लोड कनेक्ट होगा। तो निरंतर बनी रहने वाली लॉस कौन सी हो जाएंगी? हमारी कोर लॉस हो जाएंगी। ऑप्शन क्रमांक 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात होता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट से दोस्तों आयरन लॉस को फाइंड किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस को फाइंड किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा आयरन लॉस सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता किसमें मापी जाती है? केवीए में अभी हमने देखा, किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन एवं कूलिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में जो वाइंडिंग होती है, हमारी 2 वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, यह मेन टैंक में रखी होती है। इसमें कूलिंग और इंसुलेशन के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑप्शन क्रमांक 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो कि ITI फर्स्ट ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।